एपिसोड की शुरुआत में जहाँ पर एक दादा और पोते का सीन दिखाया जाता है कि दादाजी अपने पोते को यहाँ पर बता रहे होते हैं कि एक ब्लेड से ज्यादा खतरनाक वेपन कौन सा होता है। तो वो उसे कहते हैं कि एक बोझ होती है, वो एक सेक्रेट वेपन की तरह होती है जो कि यहाँ पर एक ब्लेड से बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अब बताओ कि किसी के हाथ में एक तलवार है, तुम्हें उससे ज्यादा डर नहीं लगेगा क्योंकि तुम उससे अवॉइड कर सकते हो, तुम अपने आप को उस तलवार के अटैक से बचा सकते हो। लेकिन एक बो ब्लेड की मदद से जब तुम यहाँ पर दूर से अटैक करते हो तो तुम्हें दूर से आता हुआ तीर दिखाई नहीं देता, तुम्हें नहीं पता कि कौन से एंगल से आकर वो तीर तुम्हारी बॉडी के अंदर धंस जाएगा। तो इसी वजह से एक ब्लेड से ज्यादा स्कैरियर एक बो होती है। तो यहीं पर हमें माउंटेन्स का सीन दिखाते हैं जहां पर जंगल में दादा और पोता दोनों रह रहे हैं। दादाजी यहाँ पर अपने पोते को ये सारी की सारी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वो उसे बो एरो की और साथ में मार्शल आर्ट सिखा रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही उनका पोता जो होता है अपने हाथ में वहां पर बो लेकर खड़ा होता है, सामने की तरफ शूट करता है। वो उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर सामने की तरफ शूट करना होगा। तो हीरो जो होता है वहां पर अपनी बो को सामने की तरफ करता है, साथ ही वो बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगाता है। तो ग्रैंडपा से कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें इसकी सेकंड फॉर्म सिखाता हूँ जिसमें तुम यहाँ पर मल्टीपल एरोज को एक साथ रिलीज कर सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारे सामने काफी सारे दुश्मन और तुम्हें यहाँ पर एक साथ तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करना हो तो तुम्हें यहाँ पर क्राउच करते हुए या फिर अपने बाजू को ऊपर उठाकर या फिर नीचे करके काफी सारे तीरों को एक साथ शूट करना पड़ सकता है, जिसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा स्पीड दिखानी होगी। हम लोग इस फार्म को रैपिड फार्म कहेंगे जिसमें हम लोग एक साथ काफी सारे तीर को रिलीज करते हैं। फिर साथ ही ग्रैंडपा से कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें अगला लेवल बताता हूँ जिसमें तुम एक साथ मल्टी शॉट कर सकते हो, और उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताता हूँ कि तुम उसे कैसे करोगे। तुम अपने आप को एक परफेक्ट तीरंदाज तब तक नहीं कह सकते जब तक तुम एक साथ मल्टी शॉट नहीं लगा लेते, और मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। इसी के साथ ही ग्रैंडपा जी बिल्कुल बाहुबली की तरफ वहाँ पर 3 एरोज लेते हैं और तीनों एरोज को एक ही बार अपनी बो के अंदर लोड करते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 3 एरोज को एक साथ रिलीज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर की एम्बेड होती है इसी वजह से हम लोग इनकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और इन तीनों एरोज को यहाँ पर से अलग अलग टारगेट्स के ऊपर शूट किया जा सकता है, यानी कि तुम एक ही वक्त में 3 निशानों को हिट कर सकते हो। और ग्रैंडपा वहां पर तीनों तीरों को रिलीज करते हैं तो तीनों जाकर 3 अलग अलग पेड़ों के अंदर जाकर लगते हैं, और इसी के साथ ही वहां पर से खरगोश जो होता है वो निकलकर भाग रहा था। तो ग्रैंडपा से कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें इसकी फाइनल फॉर्म बताता हूँ जिसमें हम लोग यहाँ पर की गाइडेड एरो को यूज करते हैं। की गाइडेड एरो एक ऐसा एरो होता है जिसमें हम लोग टारगेट के पीछे अपनी की मदद से एरोज को बेंड कर सकते हैं, और वो खरगोश जो होता है वो जंगल में आगे की तरफ भाग रहा था। तो ग्रैंडपा से कहते हैं कि चाहे वो खरगोश कितने ही मोड़ क्यों ना ले ले, अगर तुम अपने एरो के अंदर अपनी की को एम्बेड कर चुके हो तो वो तुम्हारी जो डायरेक्शन है उनको फॉलो करेगा, जैसे जैसे तुम चाहोगे वैसे वैसे वो मूव करेगा। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा वहां पर से एरो को रिलीज करते हैं तो वो घूमता हुआ मुड़ता हुआ सीधा जाकर उस बनी के पेट में लगता है, जिससे वो बनी वहीं पर मर जाता है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर देखा, और फिर साथ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसकी एक और फार्म दिखाने वाला हूँ। इस फार्म को फ्लाई टू वर्ड्स कहते हैं, और इसी के साथ ही ऊपर की तरफ जंप करते हैं और 3 एरोज को एक साथ लोड करते हैं और साथ ही ऊपर की तरफ एक बैक फ्लिप करते हुए सामने की तरफ ऊपर हवा में अटैक करते हैं। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक साथ यहाँ पर मल्टीपल टारगेट्स को कैसे हिट किया जाता है। तो आसमान में 3 पंछी होते हैं और वो ऊपर की तरफ जंप करते हुए तीनों एरोज को एक साथ लोड करके ऊपर की तरफ शूट करते हैं। तीनों पंछी जो होते हैं वो तीनों पंछी तीनों तीरों के साथ हिट होते हैं और तीनों ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। ग्रैंडपा से कहता है कि मैं इस फार्म को हेड हंटर कहता हूं जिसमें हम लोग यहाँ पर बाकी के सभी मूव्स को कंबाइन करते हैं, जहाँ पर मल्टीपल एरोज को लोड करते हैं और साथ ही उसके अंदर की पावर को भी यूज करते हैं। ग्रैंडपा जो होते हैं अपने पोते को यहाँ पर सारी की सारी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ताकि वो उसे एक अच्छा तीर अंदाज और एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बना सके। तो इसी के साथ ही ग्रैंडपा को दिखाता है कि वो बड़े आराम से अपने पालने में सो रहे होते हैं, और इसी के साथ ही जब वो सो रहे होते हैं तो उनका पोता भागता वहां पर आता है और कहता है ग्रैंडफादर मैंने कर लिया। तो वो उसे कहता है कि बच्चे तुमने क्या कर लिया। तो वो कहता है ग्रैंडपा मैंने यहाँ पर हवा के विपरीत अपने तीर को चलाना सीख लिया है। तो ग्रैंडपा से कहता है क्या बस यहाँ पर इस छोटी सी बात के लिए तुमने मेरी मेडिटेशन को खराब किया, मैं यहाँ पर बड़े आराम से लेट कर ध्यान दे रहा था। तो हमारा हीरो जो होता है वहां पर उनकी बात सुनने के बाद कहता है ग्रैंडपा आप कब यहाँ पर ध्यान दे रहे थे, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप यहाँ पर मेडिटेट कर रहे थे, मैंने देखा कि आपकी लाल टपक रही थी, इसका मतलब है कि आप आराम से सो रहे थे। तो ग्रैंडपा कहते हैं बेवकूफ बच्चे अपने दादा से बहस मत किया करो, चलो आओ चलो दिखाओ मुझे तुम यहाँ पर हवा के विपरीत कैसे तीर चलाते हो। और इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है वो अपना तीर लोड करके वहां पर खड़ा होता है, सामने से तेज हवा चल रही होती है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम ये कर लोगे, क्योंकि सामने से काफी तेज हवा आ रही है। तो वो कहता है हाँ ग्रैंडपा मैं कर लूंगा। वहां पर सामने उसने लकड़ी का एक टुकड़ा रखा होता है और उसे कहता है कि मैं उस लकड़ी के टुकड़े को हिट करने वाला हूँ, जो कि काफी दूर पड़ा होता है और काफी छोटा भी होता है। तो ग्रैंडपा उसे कहता है रुको ऐसे नहीं, मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा जाकर उस लकड़ी के टुकड़े के पास खड़े हो जाते हैं और उसे कहता है कि चलो आप शूट करो। अब पता चलेगा कि तुम्हारा तीर जो है वो हवा के विपरीत आकर सीधा इस लकड़ी के टुकड़े के अंदर लगता
सकता है या नहीं। तो इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन ग्रैंडपा अब वहां पर जाकर क्यों खड़े हो गए, अगर मेरा तीर मिस हो गया और आपको लग गया तो फिर क्या होगा। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, तुम्ही ने तो जाकर मुझे डिस्टर्ब किया और मुझे कहा कि तुमने जहाँ पर हवा के विपरीत तीर चलाना सीख लिया है। तो वो कहता है हाँ मैंने सीख तो लिया है, लेकिन प्लीज आप साइड के ऊपर हट जाए ना, हो सकता है कि ये मिस हो जाए। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि एक तीरंदाज कभी अपने निशाने को नहीं चौंकता और वो कभी मिस नहीं होता, अगर उसे अपने पर भरोसा हो तो वो कभी मिस नहीं होगा। लड़के क्या हुआ कि आप तुम यहाँ पर तो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो चुके हो, चलो तीर चलाओ। तो इसी के साथ ही वो उनसे कहता है लेकिन ग्रैंडपा आपका साइज काफी बड़ा है और निशाना बहुत ज्यादा छोटा है, कहीं पर भी तीर आपको लग सकता है। ग्रैंडपा उसे कहता है कि बकवास बंद करो, जब तुम एक अच्छे तीरंदाज बन जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर हवा के विपरीत इस सभी छोटे टारगेट्स को हिट करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ ही वो अपने तीर को लोड करता है, सामने की तरफ चलाने लगता है, लेकिन साथ ही वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि देखा मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम्हारे अंदर जरा कॉन्फिडेंस की कमी है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए तभी तुम यहाँ पर अपने निशाने को हिट कर पाओगे। इसके साथ ही कुछ दिन के बाद का सीन दिखाते हैं कि ग्रैंडपा जो होते हैं अपने हट के सामने ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और साइड के ऊपर से हमारा हीरो भागता हुआ आता है और अपने ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडफादर देखो मैं माउंटेन के नीचे गया था तो मुझे वहां पर से एक जख्मी कबूतर मिला है, मैं इस कबूतर को उठाकर ले आया हूँ, चलो जल्दी से हम लोग इसको पकाकर खाते हैं। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि मुझे जरा इसको देखने दो, लेकिन वो उनसे कहता है मैं आपको क्यों देखने दूं, मैं इसे पकड़कर लाया हूँ, आज इस कबूतर को तो मैं ही खाऊंगा। तो ग्रैंडपा उसके सर में अपनी छड़ी मारते हैं और कहते हैं बेवकूफ बच्चे, मैंने कहा कि मुझे इसे देखने दो। और इसी के साथ ही वो कबूतर को वहां पर उनके सामने रखता है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं बेवकूफ ये तुम्हें किस एंगल से कबूतर दिखाई देता है। तो वो कहता है लेकिन ग्रैंडपा ये कबूतर ही है। तो वो उसे कहते हैं ये कबूतर नहीं है बल्कि ये एक फैल्कन है और फैल्कन जो होते हैं ये सैक्रेड बीस्ट होते हैं, डिवाइन बीस्ट होते हैं जो कि आसमान के राजा होते हैं और तुम यहाँ पर इसको एक कबूतर कैसे कह सकते हो। तुम्हारा सांगू कहता है तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है ये कबूतर है या फिर एक फैल्कन है, अगर हम लोग यहाँ पर इसको पकाकर खाएंगे टेस्ट तो वैसा ही होगा ना। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि बेवकूफ बच्चे तुम्हें यहाँ पर परिंदों के बारे में कुछ भी नहीं पता, फैल्कन एक ऐसा पंछी होता है कि अगर यहाँ पर तुम इसके साथ अच्छा बर्ताव करोगे और जो तुमसे वफादारी जताए तो ये मरते दम तक तुम्हारा साथ देगा, जब तक तुम मरते नहीं हो तब तक ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। लेकिन हमारा हीरो जो होता है वो उसे देखकर ला टपका रहा था। तो ग्रैंडफादर उसे सजा देने के लिए कहते हैं कि अगर तुम इस पंछी को खाना चाहते हो तो फिर तुम्हें पूरा 1 महीना भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम इसकी जान बचाते हो तो फिर मैं तुम्हें खाना दूंगा। तो इसको अपने ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद वो कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर फैसला करना है कि तुम यहाँ पर 1 महीने के लिए भूखा रहना चाहते हो या फिर तुम इस पंछी की जान बचाओगे और इस फैल्कन को अपना साथी बनाओगे। तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे भूखा नहीं रहना, मैं यहाँ पर इसकी जान बचाऊंगा। तो उसी के साथ ही उसे कहते हैं तो फिर अपनी पूरी कोशिश करो और इस पंछी का पंख ठीक करो ताकि ये जिंदा रहे, अगर ये मरा तो फिर तुम भूखे रहोगे। तो इसी के साथ ही वहां पर जड़ी बूटियां कूटना शुरू कर देता है ताकि वो पंछी को ठीक कर सके और जाकर पंछी के बाजू के ऊपर उसका लेप लगा देता है और कहता है कि इससे तुम जल्दी से हील हो जाओगे और तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा और उसके बाद तुम यहाँ पर से उड़कर चले जाना जहाँ पर भी जाना चाहते हो। ग्रैंडफादर साथ साथ अपने पोते को वहाँ पर मेडिसिन बनाने का तरीका भी सिखा रहे होते हैं, यानी कि वो उसे हर एक चीज बता रहे होते हैं जिससे वो अकेले अपनी जिंदगी गुजार सके या फिर अपने आप को संभाल सके। वहाँ पर उसे मेडिसिन बनाने का तरीका बता रहे होते हैं कि यहाँ पर हर्बल मेडिसिन को बनाने के लिए हीट को बहुत ज्यादा लो रखा जाता है और वहाँ पर उस फैल्कन की खिदमत करने के बाद जब उसको क्योर कर दिया जाता है तो वो फैल्कन हवा में उड़ना शुरू कर देता है। तो वो अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा वो देखो वो पंछी हवा में उड़ रहा है। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, वो उड़ रहा है। और इसी के साथ ही फैल्कन जो होता है वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए नीचे उतरता है और आकर हमारे हीरो के बाजू के ऊपर बैठ जाता है। तो हमारा हीरो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा कूल है ग्रैंडफादर, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये तो वापस मेरे पास ही आ गया है। ग्रैंडफादर उसे कहता है कि तुम्हें इसे एक नाम देना चाहिए क्योंकि अब ये कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। तो हमारा हीरो कहता है तो फिर मुझे लगता है कि इसे एक अच्छा सा नाम देते हैं, लेकिन मैं इसे क्या नाम दूं। और इसी के साथ ही वो कहता है जब मुझे ये मिला था तब ये खून में लिपटा हुआ था और साथ ही क्योंकि इसके पंजे जो है वो आयरन की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्यों ना मैं इसे आज के बाद से आयरन ब्लड का नाम देता हूँ। तो पंछी जो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश होता है, वहाँ पर एक जबरदस्त रोल लगाता है। तो हमारा हीरो कहता है तो आज के बाद से तुम्हारा नाम आयरन ब्लड होगा। जहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 01 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारी ट्रेनिंग का दूसरा पड़ाव स्टार्ट हो चुका है जहां पर ग्रैंडफादर जो है अपने पोते को फुट स्टेप्स की टेक्निक सिखाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर भागना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ में कुछ ऐसी टेक्निक्स भी होनी चाहिए जिससे वो तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है या फिर अपने आप को बचा सकता है। तो वो से कहता है कि मैं तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम वुल्फ स्टेप है वो सिखाने वाला हूँ। तो वो कहता है कि ग्रैंडफादर क्या ये बहुत ज्यादा खास टेक्निक है। तो वो कहते हैं हाँ ये बहुत ही खास टेक्निक है, इस टेक्निक में बहुत सारे वुल्फ भी शामिल है क्योंकि इस टेक्निक को वुल्फ से ही इंस्पायर किया गया है। तो वो ग्रैंडफादर से पूछता है कि ग्रैंडफादर
ग्रैंडफादर क्या इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, यानी फुट्स टेक्निक्स बहुत ज्यादा होती हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, बहुत सारी फुट्स टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लाउड स्टेप टेक्निक होती है जो कि मूटैंग फैक्शन की है, और इसके अलावा एक फ्रोस्टबाइट स्टेप टेक्निक है जो कि एमी फैक्शन के लोगों की है। लेकिन हमारी फैमिली की जो स्पेशल टेक्निक है उसे वुल्फ स्टेप टेक्निक कहते हैं, और मैं तुम्हें यही सिखाने वाला हूँ। इसी के साथ ही वो उसे लेकर जंगल के कैसे खुले एरिया में चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर ध्यान से देखना, और इसी के साथ ही ग्रैंडपा वहां पर अपनी की पावर को यूज करते हुए सामने की तरफ हॉप करते हैं, बिल्कुल एक मैंडव की तरह सामने की तरफ जंप करते हुए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और उसे कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर देखा, मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को परफॉर्म किया, मैं बस एक दो बार और इस टेक्निक को परफॉर्म करूंगा और उसके बाद तुम्हें खुद से इस टेक्निक को परफॉर्म करके सीखना होगा। और इसी के साथ ही वो आसपास फुदक कर उसे दिखाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मेंढक की तरह जंप लगा रहे होते हैं। तो वो इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था और कहता है कि मुझे तो ग्रैंडपा ने कहा था कि वो एक फुट स्टेप टेक्निक सिखाएंगे, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मेंढक की तरह एक जगह से दूसरी जगह फुदक रहे हैं, और मुझे लगता है कि मुझे इस टेक्निक को नहीं सीखना चाहिए। तो ग्रैंडफादर खुश होकर उसे कहते हैं, बच्चे क्या अब तुम्हें पता चला हमारी फैमिली की वुल्फ स्टेप टेक्निक कितनी ज्यादा इंक्रेडिबल है? तो हमारा हीरो जो होता है अपने ग्रैंडपा की इंसल्ट नहीं करना चाहता, वो उन्हें थम्स अप करते हुए कहता है, हाँ 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 ग्रैंडपा, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे यहाँ पर भूखा नहीं रहना, तो मुझे यहाँ पर उनकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। जबकि ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि इस बच्चे को इस टेक्निक जो है काफी ज्यादा खराब लग रही है, जहाँ पर उसे लगता है कि इस टेक्निक में कोई कमी है। ग्रैंडपा उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आज इस टेक्निक की पावर लेवल क्या है, और तुम जब इस टेक्निक को खुद पे ऊपर अप्लाई होता हुआ देखोगे तभी तुम्हें समझ आने वाली है, ऐसे तुम देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे ये टेक्निक कितनी ज्यादा खास है। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं इस टेक्निक को तुम्हारे खिलाफ यूज करने वाला हूँ। तो वो वहां पर बड़े आराम से खड़ा होता है, उसे तो लगा था कि वो सिर्फ ग्रैंडपा जो है सामने की तरफ फुदक कर एक मेंढक की तरह जंप भी लगाने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ ही ग्रैंडपा जब वहां पर से जंप लगाते हैं और वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमारा हीरो जो होता है उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। उसे ऐसे लगता है कि उसके सामने एक वुल्फ खड़ा है, उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि उस बेचारे का सूसू निकल जाता है, और वहां पर नीचे से जब सूसू निकलता हुआ देखते हैं तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि ये टेक्निक बेकार है, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक को बेकार समझ रहे थे, अब तुम्हें समझ आया कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा खास और स्कैरी है। इतने बड़े हो गए लेकिन तुमने अभी से यहाँ पर अपनी पैंट को गीला कर दिया, अगर तुम यहाँ पर इस तरह से पैंट्स को गीला करते रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में क्या अचीव कर पाओगे? तो वो उनसे पूछता है कि ग्रैंडपा मुझे बताएं कि अभी आपने क्या किया, ये टेक्निक किस तरह से आपने परफॉर्म की, और पहले तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कूद रहे थे लेकिन अब मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुम अब इसको सीखना चाहते हो? तो वो कहता है हाँ ग्रैंडपा, मैं इसको सीखना चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि वुल्फ स्टेप में हम ना सिर्फ यहाँ पर एक वुल्फ की तरह इधर उधर कूदते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पर पूरे के पूरे वुल्फ को कॉपी करते हैं। जैसे कि वुल्फ यहाँ पर अपने विगोर और अपने एटीट्यूड के साथ किसी के ऊपर अटैक करता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि वुल्फ किस तरह से अटैक करते हैं। एक वुल्फ जो होता है जब वो किसी का शिकार करने के लिए उसका पीछा करता है तो क्या होता है, अब बताओ कि जब वुल्फ किसी के ऊपर अपना अटैक करता है या फिर किसी को अपने जबड़ू में ले लेता है, उसके बाद वो शिकार जो होता है उसके सामने वहां पर से भागने की कोशिश क्यों नहीं करता, रेजिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि वुल्फ के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि उसके दांत तेज होते हैं, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी स्पेशल पावर होती है, एक डर की पावर होती है जो अपने दुश्मन के अंदर यानी अपने शिकार के अंदर वो डाल देता है। जब वो डर की पावर अपने शिकार के अंदर डाल देता है तो वो आगे से रेजिस्ट करना छोड़ देता है। उसका शिकार जो होता है वो बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे कि वो मरने की कगार पर पहुंच जाता है, और उसके बाद वो अपने दांत उसके गले के अंदर दंसा देता है, और इसी के साथ ही वो अपना शिकार कर जो है वो सक्सेसफुल करता है। उसका शिकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो आगे से रेजिस्ट नहीं कर पाता। अभी जिस तरह से मैंने यहाँ पर अपनी टेक्निक के साथ तुम्हारे पर अटैक किया, अगर एक रियल फाइट होती तो तुम अब तक मर चुके होते। इसी के साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पर इस टेक्निक को बहुत ज्यादा कम मांग रहे थे, अब जरा आप साइड के ऊपर देखो और मुझे बताओ कि हम दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना था जहां पर से मैंने जंप लगाया था। तो इसी के साथ ही वो अपने आसपास देखता और कहता है ग्रैंडपा मुझे लगता है कि आप 30 फीट तक जंप लगाया था। तो वो कहते हैं कि आप तुम्हें समझ आई, और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं तो इस टेक्निक को वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर टेक्निक समझ रहा था, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा खास है। ग्रैंडपा हर बार जब यहाँ पर से जंप लगाते हैं तो वो 30 फीट का डिस्टेंस पार करते हैं। इसी के साथ ही ग्रैंडपा से कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक और राज की बात बताता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर एक तीरंदाज हो, तुम यहाँ पर कभी वुल्फ स्टेप टेक्निक को ऑफेंस के लिए यूज नहीं करोगे, यानी अटैक करने के लिए यूज नहीं करोगे, बल्कि पीछे हटने के लिए यूज करोगे। तो वो कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों? तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि ये एक मूवमेंट टेक्निक है, और मूवमेंट टेक्निक जो होती है वो ऑफेंसिव टाइप की नहीं होती। तो ग्रैंडसन उनसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि मैं इस टेक्निक को भागने के लिए यूज कर सकता हूं। तो ग्रैंडफादर कहता है बेवकूफ बच्चे, तुम इस टेक्निक को भागने के लिए यूज नहीं करोगे, बताओ कि तुम कौन सा वेपन यूज करते हो? तो वो कहता है मैं एक बो को यूज करता हूं। तो ग्रैंडपा उसे कहता है तो बताओ कि एक बो को लेकर तुम करोगे क्या? अगर तुम मूवमेंट टेक्निक को यूज करते हुए अपनी बो के साथ एक अपने दुश्मन के करीब पहुंच भी जाते हो तो क्या करोगे? क्या अपनी बो की मदद से किसी को काट डालोगे या फिर अपनी बो को उसके सर में मारकर उसको बेहोश करोगे? तुम्हारे पास बो है और तुम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रेंज अटैक्स ही कर सकते हो। इसी वजह से जब भी कभी तुम्हारा दुश्मन से सामना होता है और तुम उसके करीब चले जाते हो तो तुम अचानक से अपनी इस टेक्निक वुल्फ स्टेप टेक्निक को यूज करते हुए जंप करके 30 फीट पीछे चले जाओगे और वहां पर से जाकर अपने एरो को लोड करके उसके ऊपर निशाना लगाओगे। क्या तुम्हें समझ आ रही है मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? एक बो एरो को यूज करने का मतलब यह है कि तुम्हें हमेशा अपने दुश्मन से डिस्टेंस रखना ही होगा। इस टेक्निक को यूज करते हुए तुम्हें
पहले अपने दुश्मन का पीछा करना होगा और साथ ही तुम अपनी वुल्फ टेक्निक को रिलीज करोगे तो तुम्हारा दुश्मन बहुत ज्यादा डर जाएगा और उसके अंदर रेजिस्ट करने की भावना खत्म हो जाएगी। फिर तुम जंप करते हुए पीछे हटोगे और साथ ही अपने एरो को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालोगे। क्या अब तुम्हें समझ आ गया? तो वो कहता है हाँ ग्रैंडपा मुझे समझ आ गई है। अब किसी के साथ ग्रैंडपा वहां पर सोच रहे होते हैं कि मूडांग फैक्शन के लोग और कुनलैंड फैक्शन के लोग जो हैं वो लोग अपनी टेक्निक्स को बेस्ट कहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी टेक्निक्स वाकई में सबसे बेस्ट हैं। मैं भी यहाँ पर अभी तक ये नहीं समझ पाया कि मूडांग सेक्टर की क्लाउड क्लाइंबिंग टेक्निक या फिर कुनलैंड सेक्टर की क्लाउड ड्रैगन ग्लाइड टेक्निक वो बेहतर है या फिर क्या कौन सी टेक्निक बेहतर है। तो हमारा हीरो उनसे कहता है कि ग्रैंडफादर आपको क्या लगता है कि उनमें से कौन सी टेक्निक ज्यादा बेहतर है? क्या वो हमारी वुल्फ स्टेप से ज्यादा बेहतर है? तो ग्रैंडपा गुस्से के साथ उसके सर में पंच मारते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया में कोई भी टेक्निक हमारी वुल्फ स्टेप टेक्निक से बेहतर हो सकती है? बाकी की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी बिल्कुल बेकार हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली की वुल्फ टेक्निक है जो सबसे ज्यादा बेहतर है। जबकि हीरो वहां पर सोच रहा था कि मुझे सारी बातें कैसे पता होगी जबकि अभी तो मैंने यहाँ पर सीखना स्टार्ट किया है और ग्रैंडपा को लगता है कि मुझे सब कुछ यहाँ पर पता चल जाए। तो इसी के साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी बार बताने वाला हूँ, तुम्हें यहाँ पर मेरे फुटस्टेप्स को फॉलो करना होगा। मैं जमीन के ऊपर अपने फुटप्रिंट्स को छोड़ दूंगा और तुम्हें उनको फॉलो करते हुए इस टेक्निक को मास्टर करना होगा। और इसी के साथ ही ग्रैंडफादर जो होते हैं वहां पर आसपास घूमना शुरू कर देते हैं और ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे पांव के निशान छोड़ देते हैं। और इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है उनको वहां पर ये सब कुछ करते हुए देखता है और कहता है कि तो बहुत ही हैरानी की बात है कि ग्रैंडपा कितनी आसानी के साथ ये सारी की सारी मूवमेंट्स कर लेते हैं। तो ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे पांव के निशान होते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो तकरीबन 180 स्टेप्स होंगे। अब मैं यहाँ पर इन सारे के सारे स्टेप्स को कैसे फॉलो करूं? ग्रैंडपा चाहता है कि मैं सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस टेक्निक को मास्टर कर लूंगा। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं क्या हुआ, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए सारे के सारे ग्राउंड वर्क को बिछा दिया, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फुटस्टेप्स को फॉलो करना होगा, यहाँ पर इस टेक्निक को तुम मास्टर कर लोगे। इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है वहां पर फुटस्टेप्स के अंदर जाकर खड़ा हो जाता है और अपने ग्रैंडपा के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए वहां पर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो इसी के साथ ही वो कहता है ग्रैंडपा मुझे समझ नहीं आ रही कि अगला स्टेप कौन सा था, यानी कि मुझे अगला फुटप्रिंट वहां पर समझ नहीं आ रही। आपने सारे के सारे फुटप्रिंट्स यहाँ पर क्लोज रेंज में ही डाल दिए। तो ग्रैंडपा गुस्से के साथ से कहता है कि बकवास बंद करो, अब तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं, तुम्हें खुद से यहाँ पर इसको समझना होगा। बताओ कि इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर फुटप्रिंट्स भी छोड़ दिए हैं। जब उसे कहता है कि अगर तुम जल्दी से जल्दी ये नहीं कर पाए तो फिर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जब किसी के साथ ही वो पाँव रखना स्टार्ट करता है और जैसे ही वो वहां पर पाँव रख रहा था इसी के साथ ही वहीं पर गिर जाता है। तो ग्रैंडपा कहता है तुम तो बिल्कुल बेकार बच्चे हो, तुम तो यहाँ पर फुटप्रिंट्स को भी फॉलो करते हुए इस टेक्निक को सीख नहीं पा रहे, तुम्हारा मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हीरो यहाँ पर इस फुटस्टेप टेक्निक को भी सीख पाएगा या नहीं।